हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को डिटेल्स में देखा था। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का ये मतलब है कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमें टैक्स लॉज उनकी डिडक्शन अलाउ नहीं करते। इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो टैक्स लॉज हमें जिनकी डिडक्शन अलाउ करते हैं। कुल एक छोटी सी समरी भी मैंने बनाई है। हम वन बाय वन इन सब पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि एनी एक्सपेंडिचर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। देखें, कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए इंकर्ड हुआ है, उसकी हमें डिडक्शन अलाउ होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक्सपेंस ले लें, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस ले लें, कॉस्ट ऑफ सेल में इतने ज्यादा एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, लेबर एक्सपेंस है, मटेरियल एक्सपेंस, जो जस्ट बिजनेस इनकम को जनरेट करने के लिए यूज हुआ है, उसकी हमें डिडक्शन लाजमी मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमारी एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री एक बिल्डिंग में है और बिल्डिंग हमने रेंट पे ली हुई है, तो हम जो रेंटल पे करते हैं उसकी हमें डिडक्शन मिलेगी। यस, एग्जैक्टली हमें उसकी डिडक्शन मिलेगी। उसकी रीजन ये है कि अगर वो हमारी बिल्डिंग ही ना हो तो हम अपनी जो इनकम है वो कैसे जनरेट करेंगे। तो कोई भी एक्सपेंस जो हमारी टैक्सेबल इनकम को जनरेट करने में यूज हो रहा है, उसकी हमें डिडक्शन लाजमी मिलेगी। तो आपके सामने कोई भी एक्सपेंस आ जाए तो आपने सबसे पहले यही देखना है कि क्या वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो ठीक है, अगर बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस इनकम जनरेट करने में वो हेल्प कर रहा है, तो वो हमें अलाउ होगा, उसकी डिडक्शन हमें अलाउ होगी। मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एडमिसिबल एक्सपेंसेस का ये मतलब है कि ऐसे वो तमाम एक्सपेंसेस जो हमें टैक्स लॉज अलाउ करते हैं, जिनकी डिडक्शन हमें अलाउ होती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। देखें, कोई भी ऐसा एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ 1 ईयर से एक्सीड कर जाए, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंस में हमें फुली एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, हमें वो फुली एक्सपेंस एड बैक करना पड़ेगा, फिर हमें उसकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन अलाउ होगी। अच्छा, एक बात का आप डिफरेंस जरूर रखें कि डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सेपरेट होगी, टैक्स डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेपरेट होगी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो हमें एड बैक करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो सकती है टैक्स डेप्रिसिएशन से। हमें कौन सी अलाउ होगी? हमें टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। हमारा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट 2 है, चैप्टर 2 है, उसमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक डिटेल टॉपिक है। उसमें हम देख रहे होंगे कि कौन कौन से हमें एसेट्स पे कितनी परसेंटेज के हिसाब से, किस रेट के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन अलाउ हो रही होगी, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि डेप्रिसिएशन जो है वो हम हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगी, उसको हम ऐड बैक कर रहे होंगे अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। हमारी जो टैक्स डेप्रिसिएशन होगी, इसको हम डिडक्ट कर रहे होंगे, ये हमें अलाउ होगी। इसके बाद लिखा हुआ है इनिशियल अलाउंस। देखें, इनिशियल अलाउंस फॉर द इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्ट 2 जो है, चैप्टर 2, उसमें डेप्रिसिएशन का एक हमारे पास डिटेल टॉपिक है। उसी में ही इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की भी एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हमें डेप्रिसिएशन के साथ साथ इनिशियल अलाउंस भी अलाउ होगा। तो कोई भी एसेट जो होगा वो अगर इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट हुआ, तो हमें उस पे फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज पे इनिशियल अलाउंस भी अलाउ होगा और डेप्रिसिएशन भी अलाउ होगी, डेप्रिसिएशन भी हमें अलाउ होगी। इसके बाद प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर, नाम से ही जाहिर है कि जो हमारे बिजनेस से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं। वो कोई भी हो सकता है। हम कोई ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट बनवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज एक ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि उसकी एक ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करवाऊंगा कि क्या मेरे लिए फिजिबल भी है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी ओपन करूं, क्या मुझे प्रॉफिट्स भी होंगे। तो इस तरह की जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उनकी हमें 20% के हिसाब से स्टेट लाइन बेसिस पे हमें उनकी डिडक्शन अलाउ होगी। वो सारे के सारे फर्स्ट ईयर में हमें अलाउ नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, उसने कंपनी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले उसकी ड्यू डिलीजेंस करवाई थी और उस पे एक्सपेंस आया था 1 मिलियन का। अब उस 1 मिलियन में क्या होगा कि हमें 2 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, क्योंकि हमने हमारे पास जो टैक्स लॉज रेट देते हैं वो 20% के हिसाब से देते हैं, तो 2 लाख रुपए
पर ईयर के हिसाब से हमें डिडक्शन अलाउ होगी। इसके बाद हमारा पॉइंट है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। इनको हम आईकेप की बुक से डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलें, ये लिखा हुआ है हमारे पास, सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 26 है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स। देखें, ये जो 7 सेक्शन लिखा हुआ है, ये इसका ये मतलब है कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में से कौन सा सेक्शन नंबर है। कैफ लेवल पे ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने अभी तक अपनी किसी भी समरी लेक्चर में आपको कोई सेक्शन नंबर नहीं बताया, या कहीं पे कोई रूल्स में से बात लिखी हुई थी तो वो मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन नंबर याद रखें या फिर रूल नंबर याद रखें। तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन। यहाँ पे डिडक्शन लिखी हुई है, इस बात को याद रखें कि डिडक्शन और डिडक्टिबल अलाउंस, इन दोनों में फर्क होता है, राइट। तो हमें डिडक्शन अलाउ होगी। डिडक्शन का मतलब है कि हमें इस अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने ये लेस करना होगा, राइट। फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड इन पाकिस्तान, इसका ये मतलब है कि कोई भी पर्सन होगा जो साइंटिफिक रिसर्च करवाएगा पाकिस्तान में, उसकी उसे डिडक्शन अलाउ होगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, हम पेप्सी की एग्जांपल लेते हैं। तो ये पेप्सी क्या करती है, अमेरिका में कोई साइंटिफिक रिसर्च करवाती है, इनकम टैक्स लॉज कहते हैं, इसको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, क्योंकि जो इसने साइंटिफिक रिसर्च करवाई है वो इसने पाकिस्तान के बाहर करवाई है। कौन से साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स की हमें डिडक्शन अलाउ होगी, वो वही होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हुए होंगे, पाकिस्तान में इनकर्ड हुए होंगे, राइट। और आगे लिखा हुआ है इन अ टैक्स ईयर होली एंड exclusively for the purpose of deriving income from business chargeable to tax। इस बात का ये मतलब है कि वो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐसे नहीं है कि हवा में हमने कर दिए, उनका फुल्ली पर्पस ये होना चाहिए कि हम इनसे इंशाल्लाह हमारे जो बिजनेस रेवेन्यूज है, हम इन बिजनेस रेवेन्यूज को हम इंक्रीज करेंगे, ये बिजनेस पर्पस के लिए। उसके नीचे उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की डेफिनेशन दी हुई है, बिल्कुल बेसिक सी है, अपन पढ़ लीजिएगा। अगर कोई इसमें मसला हुआ तो बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद हमारा पॉइंट है एम्प्लॉय ट्रेनिंग फैसिलिटीज एक्सपेंडिचर्स। देखें, एक कंपनी है, वो क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई भी उनकी ट्रेनिंग करवाती है, उसका उसे एक्सपेंस मिलेगा। कुछ कंपनीज अच्छी भी होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई हॉस्पिटल बना देती हैं कि ये हॉस्पिटल सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज के लिए, यहाँ पे कोई हमारा एम्प्लॉय बीमार होगा या उनके फैमिली डिपेंडेंट्स जो हैं उनमें से कोई अगर शख्स बीमार हुआ तो उसका इलाज यहाँ पे होगा। तो ऐसी कोई कंपनी कोई भी ऐसा एक्सपेंस करेगी तो उसे उसकी डिडक्शन अलाउ होगी। इनकम टैक्स लॉज ये कहते हैं कि इनको जो भी एक्सपेंस हुआ उसकी डिडक्शन अलाउ होगी। इसके बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट। देखें, प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से आप एक बात याद रखिएगा, कोई प्रॉफिट ऑन डेट का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें। प्रॉफिट ऑन डेट का ये मतलब है कि मैं आज जाता हूँ बैंक से लोन लेता हूँ, राइट। बैंक में मैं लोन लूंगा, बैंक से लेट्स सपोज मैं 10 मिलियन रुपीज, 1 करोड़ पे मैं बैंक से लोन लेता हूँ। अब उस 1 करोड़ पे के ऊपर मैंने कोई ना कोई इंटरेस्ट तो पे करना है ना, कोई ना कोई सूद तो देना है ना मैंने। तो अब ये देखना है कि भाई इस 1 करोड़ में से मैंने कितने पैसे अपने बिजनेस के लिए यूज किए हैं, अपने बिजनेस को इनहांस करने के लिए यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मैंने पूरे का पूरा 1 करोड़ ही अपने बिजनेस में यूटिलाइज किया है। उस पूरे 1 करोड़ पे मुझे जो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो मुझे अलाउ होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैड डेट्स का। ये हम आईकेप की बुक से पढ़ते हैं और इसे मैं थोड़ा थॉरवली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा इशू आता है। मैं इंशाल्लाह इसको थॉरवली एक्सप्लेन करूंगा। हम आईकेप की बुक से इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना बैड डेट्स का। बैड डेट्स अगेन वही सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 29। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये नीचे वाला जो एरिया है इसको याद रखने की जरूरत है। और वो भी ऐसा याद रखें कि वर्ड बाय वर्ड ना याद रखें, बस एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हो, ताकि कोई भी सिचुएशन आए तो आप उसको एनालाइज करके तो उसको अप्लाई कर सकें, राइट। अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन, डिडक्शन अलाउ होगी किसी भी पर्सन को फॉर ए बैड डेट इन अ टैक्स ईयर, टैक्स ईयर में इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या मतलब हुआ कि ये नीचे वाली जितनी भी 3 कंडीशंस दी गई हैं, अगर ये सारी की सारी सेटिस्फाइड होंगी ना तो फिर ही हमें डिडक्शन अलाउ होगी। इनमें से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई ना हुई तो वो फिर हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगी उसकी। द अमाउंट ऑफ डेट वाज, जो डेट की अमाउंट थी वो प्रीवियसली इंक्लूडेड इन
पर्सनस इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2-4 नंबर का आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। इसका ये मतलब है कि कोई भी पर्सन होगा उसे बैड डेट की डिडक्शन कब अलाउ होगी, जब वो जो बैड डेट है वो प्रीवियसली हम अपनी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर चुके होंगे। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने एक पर्सन को, मैं कंपनी हूँ, मैंने एक पर्सन को गुड्स सेल की थी, कितने की, मैं अज्यूम करता हूँ मैंने 1 मिलियन की उसे गुड्स सेल की है, राइट। अब हुआ क्या कि मैं कंपनी हूँ और मैंने आपको अपने दूसरे लेक्चर में बताया था कि कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग यूज करेंगी। अब इस कंपनी ने 1 मिलियन रुपीस की जो अमाउंट है वो टैक्स के लिए ऑफर की होगी, उसमें सेल्स में इंक्लूडेड थी। तो अब ये बंदा पैसे नहीं देता हमें, कोई भी पर्सन जिसे हमने सेल की थी 1 मिलियन की, वो हमें पैसे नहीं देता, तो इसका ये मतलब है कि इसकी हमें डिडक्शन अलाउ होगी, उसकी हमें डिडक्शन अलाउ होगी। लेकिन इसके बरकस हम दूसरा सिनेरियो देखें कि कंपनी है, उसने अपने डायरेक्टर को लोन दे दिया, अब डायरेक्टर अपना लोन वापस नहीं कर रहा, अब ये भी तो बैड डेट है, तो इसकी हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बैड डेट, ये जो डायरेक्टर वाली अमाउंट है ये हमारी प्रीवियसली बिजनेस इनकम में इंक्लूडेड नहीं थी। बिजनेस इनकम में कौन सी इंक्लूडेड थी? वो जो हमने सेल्स की थी। तो इसमें आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कोई भी इनकम जो हमारी पहले टैक्सेबल इनकम बन चुकी थी और आज वो हमें रिकवर नहीं हो रही, तो उसकी हमें डिडक्शन अलाउ होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरी कंडीशन लिखी हुई है, in respect of money lent by financial institution deriving income from business chargeable to tax। तो ये बैंक्स के लिए बात लिखी हुई है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने कोई अमाउंट लोन पे दिया और वो उसे रिकवर नहीं हुई, तो उनको वो उसकी एज ए डिडक्शन अलाउ होगी। वहां पे तो ऊपर हमने गुड्स के लिए लिखा था, तो उसके इससे नीचे इन्होंने स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए भी लिख दिया, क्योंकि बैंक्स का बिजनेस ये होता है कि वो या तो लोन देते हैं या फिर अपने पास डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं। तो अगर उन्होंने किसी को लोन दिया है और वो लोन की अमाउंट रिकवर नहीं हो सकी, तो उनको डिडक्शन, बैंक्स को डिडक्शन इसकी अलाउ होगी। द बैड डेट, द डेट और पार्ट ऑफ डेट इज रिटन इन अकाउंट्स ऑफ द पर्सन इन अ टैक्स ईयर। वो हमारे अकाउंट्स में प्रॉपरली शो हो रहे हों, इसका ये मतलब है कि ये ऑडिटर से भी वेरीफाइड होने चाहिए। There are reasonable grounds for believing that debt is irrecoverable। इसका ये मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ बेसिस भी होंगी, हमने कुछ ना कुछ मेजर्स भी लिए होंगे और उन मेजर्स के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि ये डेट रिकवरेबल नहीं है, तो उसके बाद हमें उसकी डिडक्शन अलाउ होगी। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड टू ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड, मतलब किस चीज से एक्सीड नहीं करेगी? द अमाउंट ऑफ डेट रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन इन अ टैक्स ईयर। को देखें, इसका ये मतलब है कि मैंने अपने अकाउंट्स में बैड डेट रिटर्न ऑफ किया है 1 मिलियन का, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अकाउंट्स में तो 1 मिलियन आ रहे हैं और मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए 12 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर लूं। मैंने जब मेरे अकाउंट्स में ही एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ आ रहे हैं, वो 10 लाख रुपए आ रहे हैं और मैं डिडक्शन 12 लाख की, उससे एक्सीड नहीं, 10 लाख से एक्सीड नहीं करेगी, इस पॉइंट का ये मतलब है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और छोटा सा पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दूं, मेरे माइंड में आ गया। वो ये है कि अकाउंटिंग में हम प्रोविजन यूज कर रहे होते हैं, तो जब हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, तो टैक्स इनकम कैलकुलेट करते हुए, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए हमने वो प्रोविजन रिवर्स करनी होगी और सिर्फ एक्चुअल जो बैड डेट्स हैं उनको उनकी हमें डिडक्शन अलाउ होगी। इसके बाद लिखा हुआ है, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड इन अ टैक्स ईयर फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इन सब्सिक्वेंट ईयर, इसका ये मतलब है कि एक साल हमें डिडक्शन अलाउ हो गई और उस अगले सालों में जाके द पर्सन रिसीव्स इन कैश, उस पर्सन को पैसे दोबारा मिल गए, आर इन काइंड, कैश मिल गया या कुछ और मिल गया, एनी अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट डेट द कंपटीशन शैल बी मेड एज अंडर। इसका मतलब है कि मैंने एक पर्सन को गुड सेल की थी 10 लाख रुपए की, आज वो 10 लाख रुपए मुझे रिसीव नहीं हुए, टैक्स ईयर लेट्स सपोज 2022 की हम बात करें, राइट। 2022 में मैंने किसी भी पर्सन को गुड सेल की 10 लाख रुपए की, मुझे रिसीव नहीं हुए। आज मैं टैक्स ईयर 24 में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इस बंदे ने मेरे पैसे तो दिए नहीं है, तो इनकी मुझे डिडक्शन अलाउ होगी। ठीक है, मैंने क्लेम कर ली। अब टैक्स ईयर 24 में मैंने उनकी डिडक्शन क्लेम कर ली,
अब टैक्स लॉज कहते हैं टैक्स ईयर 25 में जाके अगर उस बंदे ने कुछ ना कुछ पैसे वापस कर दिए हैं तो ये उसके लिए पॉइंट है। तो हमें जितने पैसे उसने वापस किए होंगे वो दोबारा अपनी ऐड बैक करने पड़ेंगे। तो हमारा फार्मूला बनेगा a माइनस बी। ए का क्या मतलब है? अमाउंट रिसीव्ड, जो हमें रिसीव हुई है उस पर्सन से, राइट। बी क्या चीज है? डिफरेंस बिटवीन होल अमाउंट ऑफ बैड डेट एंड बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन। चलें इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमें एक छोटी सी एग्जांपल देखनी पड़ेगी इस पॉइंट के लिए। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड इन अ टैक्स ईयर फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ। हम एक साल में हमें डिडक्शन अलाउ हुई और सब्सिक्वेंट ईयर में हमें कुछ ना कुछ पैसे रिसीव हुए। इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, फिर एग्जांपल पे आके फिर मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इस पॉइंट के लिए हमें एक छोटी सी एग्जांपल देखनी पड़ेगी। वो ये है कि हमने एक बंदे को गुड सेल की 10 लाख रुपए की, राइट। आज मुझे लगता है कि इस पर्सन से मुझे 10 के 10 लाख रुपए रिसीव नहीं होने, राइट। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इस 10 लाख रुपए की डिडक्शन अलाउ कर ले लेता हूँ, लेकिन एफबीआर मुझे कहते हैं कि एफबीआर की अथॉरिटीज मुझे कहती हैं कि नहीं, आपको 4 लाख रुपए की हम डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं। हमें लगता है कि 6 लाख रुपए वो आपको पर्सन दे देगा, राइट। तो मेरी डिसअलाउड डिडक्शन कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में मैं ये देखता हूं कि मुझे उस पर्सन की तरफ से 8 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। अब 8 लाख रुपए रिसीव हो चुके हैं, तो पहले मैं डिडक्शन कितने की ले चुका हूं? 4 लाख रुपए की। तो मैंने ये देखना है अब एफबीआर को कितना, एफबीआर ने मुझे डिसअलाउ कितना किया था? 6 लाख रुपए। तो मैंने क्या करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 6 लाख रुपए का जो मुझे रिसीव हुआ है और जो डिडक्शन मुझे अलाउ नहीं हुई थी, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये ग्रेटर है, तो मुझे ये अमाउंट अपनी इनकम में ऐड बैक करनी पड़ेगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि मुझे डिडक्शन अलाउ नहीं हुई थी 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की डिडक्शन मुझे अलाउ नहीं हुई थी। सब्सिक्वेंटली मुझे 3 लाख रुपए और मिले हैं। कितने मिल गए? 3 लाख रुपए। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं अब ये जो डिसअलाउ अमाउंट थी इसमें से ये अमाउंट जो मुझे रिकवर हो चुकी है, ये 3 लाख रुपए ऐसे हैं जिसकी डिडक्शन मुझे अलाउ हो। अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। Where a deduction is allowed in a tax year for a bad debt written off and in subsequent tax year, बाद वाले टैक्स ईयर में the person receives in cash or in kind, कैश में मिला या कुछ और मिला, अमाउंट एंड रेस्पेक्ट ऑफ दैट डेट, उस डेट से रिलेटेड हमें कुछ अमाउंट रिकवर हुई, अ कंप्यूटेशन शैल बी मेड एज अंडर ए माइनस बी। ए क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेट रिटर्न ऑफ। अमाउंट क्या हमें क्या मिला? ये हमारा ए बन जाएगा, अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है, राइट। ये हमारा ए है। अच्छा, बी क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द होल अमाउंट ऑफ बैड डेट एंड द डेट अलाउड एज डिडक्शन। डिफरेंस किस चीज का होगा कि बैड डेट जो हमें अलाउ हुआ था पहले, द डिफरेंस बिटवीन होल अमाउंट ऑफ डेट, बैड डेट, होल अमाउंट कौन सी? 1 मिलियन रुपीज, एंड डेट अलाउड जो हमें अलाउ हुआ था, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरी 10 लाख रुपए थी और टोटल डेट, और जो मुझे 4 लाख रुपए अलाउ हुआ था, इन दोनों का जो डिफरेंस है, आप देखें तो हमने वही नहीं किया कि a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल मेरा a ये हो गया, b में कैसे अपना कैलकुलेट करता? b मैंने ये किया कि ये 10 लाख रुपए माइनस ये जो है अब मुझे अमाउंट अलाउ हुई थी 6 लाख रुपए। अब a माइनस बी यही तो किया है हमने कि देखें 8 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए मैंने लेस किए और 2 लाख रुपए, राइट। अब आगे मैं आपको समझाता हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है। इफ a इज ग्रेटर देन b देन द डिफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। अगर हमें ज्यादा अमाउंट रिकवर हो गई है तो हम इसको फिर ऐड बैक करेंगे। जिस तरह इस सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि a इज ग्रेटर देन b, तो 2 लाख रुपए हमें ओवर एंड अबव रिसीव हुए, तो फिर ये हम अपनी इनकम में ऐड बैक कर रहे होंगे। अगर लेस हुआ तो उसकी हमें डिडक्शन अलाउ होगी, राइट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई चीज समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लूंगा। ये मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जो प्रोविजन होती है वो हमें अलाउ नहीं होगी। अकाउंटिंग वाली जो प्रोविजन है वो हम ऐड बैक कर रहे होंगे, और जो टैक्स वाली प्रोविजन है, टैक्स के जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं
उसमें उसकी हमें डिडक्शन अलाउ होगी। आई होप अब ये आपको समझ आ गया होगा। इसकी कुछ नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं आईकेप की बुक में, ये आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई कहीं पे कोई इशू आए तो मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा एडमिसिबल एक्सपेंसेस का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।